नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की। जी हां, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, जिसका निर्वहन प्रत्येक मनुष्य को अपने स्तर पर हर हाल में करना है। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से जुड़ा है। मनुष्य और जीव जंतु की जिंदगी प्रकृति से जुड़ी है। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के बिना, प्रकृति के कृपा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता और प्रत्येक जीव जंतु भी एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। जीव जंतु में मनुष्य सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। सबसे अधिक चेतना, सोचने और समझने की शक्ति मनुष्य के अंदर है। इसलिए मनुष्य को इन सभी विषयों पे गहन चिंतन मनन तो करना ही चाहिए। चिंतन मनन के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होते हुए अपने जिम्मेवारियों और कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करनी चाहिए। जी हाँ, स्वच्छ भारत क्या है? वैसे तो आज़ादी के पहले स्वच्छता की बात महात्मा गांधी ने भारत की जनता के सामने की थी। उनका कहना था कि जब हम खुद शौचालय का प्रयोग करते हैं, खुद शौच करते हैं, तो उसकी स्वच्छता, उसकी सफाई की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए। और ऐसा उनके इतिहास में, उनके जीवन में मिलता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वयं ही शौचालय साफ किया करते थे, अपना शौच खुद साफ करते थे। मेरा भी मत है, उसी को प्रेरणा स्वरूप मानते हुए परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को भारत की जनता के सामने स्वच्छ भारत अभियान का एक मिशन दिया, जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया और सफलतापूर्वक यह मिशन 5 साल चला। भारत में पूरी पराकाष्ठा पे रही। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में झारखंड प्रभारी के साथ साथ पूरे देश में एक प्रचारक बनकर इसका कार्य किया और मैंने 600 से अधिक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के कार्यक्रम किए और वह कार्यक्रम आज भी अनवरत रूप से चल रहा है। यद्यपि सरकार ने इसमें अल्प विराम लिया था, परंतु मेरा ऐसा मत है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के विषय में चिंता करनी चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वाह अनवरत करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की परिकल्पना केवल कुछ कालखंड या कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इसके मर्म को समझाना चाहिए। क्या है स्वच्छ भारत? वैसे तो सरकार ने एक जिम्मेवारी ली कि प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक स्थल पर, यहाँ तक कि प्रत्येक घरों में स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति हर एक स्तर पर स्वच्छता का अनिवार्यता को समझे, इसकी महत्ता को समझे और लोगों ने इसे अपना धर्म मानते हुए स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु वर्तमान समय में सरकारी स्तर पर जो क्रियाकलाप स्वच्छ भारत के तो चल ही रहे हैं, परंतु आम जनमानस के स्तर पर इसमें थोड़ी सी कमी आई है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। वर्तमान कोरोना संकट में, महामारी के इस दौर में जो सैनिटेशन का कार्य किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अछूत रहे, किसी से छुआछूत ना करे, दूरी बना के रखे और अपने हाथ पैर को दिन रात स्वच्छ करें। इसी की पूर्व शुरुआत थी 2014 में स्वच्छ भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। मैंने इसकी एक परिकल्पना और एक पूरी की पूरी व्याख्या लिखी है, जिसके आधार पर पूरे देश में मैं प्रचार प्रसार करता रहा हूं। मैंने जो व्याख्या इसकी की है और जिस व्याख्या को लेकर भारत में अब तक स्वच्छ भारत के आधार पर 600 कार्यक्रम और स्वच्छ भारत के साथ साथ पर्यावरण रक्षा अभियान मैंने प्रारंभ किया है। यह पर्यावरण रक्षा अभियान के 200 कार्यक्रम अब तक मैंने पिछले 6-7 वर्षों में किए हैं और इसी को लेकर आज मैं आपके सामने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की व्याख्या करने जा रहा हूं। स्वच्छ भारत के 2 पहलू हैं। पहला बाह्य स्वच्छता और दूसरा आंतरिक स्वच्छता। बाह्य स्वच्छता क्या है? बाह्य स्वच्छता शौचालय, स्कूल परिसर,
सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, यानी कि पूरे देश में कहीं पे कोई गंदगी न हो, इसका संकल्प प्रत्येक जनमानस को लेना होगा। क्योंकि राष्ट्र की सारी संपत्ति, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, प्रत्येक व्यक्ति के जिम्मेवारियों के निर्वहन के साथ ही हम उसमें स्वच्छता रह सकते हैं। एक संकल्प, न हम अस्वच्छ करेंगे, न हम गंदगी फैलाएंगे, न ही गंदगी होने देंगे। और जहां पर भी गंदगी दिखेगी, यदि मेरे स्तर पर उसे हम साफ कर सकते हैं तो अवश्य करेंगे, और नहीं कर सकते हैं, अगर गंदगी बड़े स्तर पर है तो स्थानीय स्तर पर उसकी सफाई कैसे हो, सरकार के मदद से, नगर निगमों के मदद से, स्थानीय निकाय के मदद से उसके बारे में एक जागरूक नागरिक की भूमिका अदा करेंगे। परंतु सार्वजनिक स्थल पर कोई गंदगी नहीं होने देंगे, कोई गंदगी नहीं रहने देंगे। इसका संकल्प ही बाह्य स्वच्छता का संकल्प है। अब इसके दूसरे पहलू पे, जिस पे भारत सरकार और आम जनमानस का ध्यान अपितु कम गया है, मैं इसकी व्याख्या करना चाहता हूं, वह है आंतरिक स्वच्छता। आंतरिक स्वच्छता का तात्पर्य यह है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेकर 4 साल की उम्र में, 4 साल के आसपास विद्यालय जाता है, उसके पाठ्यक्रम में स्वच्छता अभियान का पाठ उसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रपति का संतान हो, IAS IPS का संतान हो, जज का या किसी उद्योगपति का संतान हो, या गांव के गरीब किसान और मजदूर का बेटा हो, जब वो स्कूल जाता है तो किसी शौचालय को, किसी लेटरिन को कैसे साफ करना है, इसकी व्यवहारिक शिक्षा उसे स्कूली पाठ्यक्रम में दी जानी चाहिए। वह राष्ट्रपति का बच्चा भी और गांव के मजदूर का बच्चा भी चूंकि विद्यालय में शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बड़ों के द्वारा, स्कूल के शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों के द्वारा उसमें योगदान कराना ही चाहिए। एक बच्चे को यह जानना आवश्यक है कि एक शौचालय, एक लेटरिन की सफाई कैसे होती है, और वो करने में जरा भी न झिझके। ये स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और यही आंतरिक स्वच्छता का महत्वपूर्ण पहलू है। एक बच्चा जो शौचालय रोज इस्तेमाल करता है, हर मनुष्य करता है, परंतु वह बच्चा यदि लेटरिन को साफ करने में झिझकता है तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना कभी पूरी नहीं होगी, चाहे कितना भी बड़ा जोर लगा ले। बच्चा जैसे ही शौचालय, लेटरिन और नाली साफ करना सीख जाएगा, स्वच्छता भारत में संस्कारों में आ जाएगी, आंतरिक स्तर पर आ जाएगी, और वह बच्चा गरीब का पुत्र हो या बड़े अधिकारी का पुत्र हो, जब बाल्यकाल में एक संस्कार के रूप में स्वच्छता आ जाएगी तो अपने आप पूरा संस्कार पूरे जीवन भर प्रयत्न चलता रहेगा, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह शिक्षा बाह्य स्वच्छता की और आंतरिक स्वच्छता की दोनों ही उसके संस्कार में दी जानी चाहिए। यह महात्मा गांधी के सिद्धांत को, जिसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने रखा, भारत की जनता को स्वच्छ भारत के आंतरिक और बाह्य दोनों पहलुओं से अवगत होना होगा। केवल विज्ञापन के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से, बड़े बड़े हीरो और हीरोइन, नायक और नायिका के विज्ञापन वाले फोटो से स्वच्छता नहीं हो सकती। स्वच्छता को व्यवहारिक स्तर पर लाना होगा। पूरे भारत में 135 करोड़ की आबादी है, जिसमें लगभग 30 करोड़ स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे, पहली कक्षा से लेके MA मास्टर डिग्री तक पढ़ने वाले छात्र भारत में लगभग 30 करोड़ हैं। जिस दिन ये 30 करोड़ छात्र तय कर लेंगे कि हमारे विद्यालय का शौचालय हम स्वयं साफ करेंगे, हमारे घर का शौचालय हम स्वयं साफ करेंगे, नाली स्वयं साफ करेंगे, हम झिझकेंगे ही नहीं, वहाँ स्वच्छता आ जाएगी। और जानते होंगे आप, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ स्वच्छ है, वहीं स्वस्थ जीवन है। जहाँ हमारी स्वच्छ जीवन की कार्यशाला है, योजना है, नियमावली है, वहीं स्वस्थ और स्वस्थ जीवन की पहचान है। अब हम बात करते हैं कि स्वस्थ भारत क्या है और स्वस्थ भारत के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाए जाने चाहिए। आप सबको मालूम होगा
कि जब से मनुष्य जाति की शुरुआत हुई, लाखों साल हो गए, तब से प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की पद्धति भारत में है। दरअसल आयुर्वेद की शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता, परंतु आयुर्वेद हमारे शरीर के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करता है। हमारे अंदर 3 प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें हैं। मनुष्य शरीर के अंदर वात, कफ और पित्त 3 प्रकार के दोष हैं। वात, पित्त और कफ, इनको त्रिदोष कहा जाता है। अगर ऐसे त्रिदोष से हम मुक्त हो सके, हमारे अंदर जो भी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसे हम नियंत्रित आयुर्वेद को अपना कर सकते हैं और पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। एक मनुष्य की आयु कम से कम वैज्ञानिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर 120 बरस है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आधे जीवन होते होते 60 वर्ष होते होते खासकर भारत का मनुष्य ये कहने लगता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, परंतु हकीकत ये है कि 60 वर्ष युवा पीढ़ी को पार कर तीसरे पहर की पहली पहल है। यानी आपने अपने जिंदगी को सिर्फ 50% ही जिया और खुद मन से हार गए। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत का आम नागरिक स्वस्थ रहने के बारे में नहीं जानता। एक व्यक्ति 30 वर्ष तक युवा के प्रथम अवस्था को भोगता है, युवा के प्रथम अवस्था को जीता है। 30 वर्ष से 60 वर्ष तक प्रौढ़ा अवस्था को जीता है। 60 वर्ष के बाद वृद्धा अवस्था का प्रथम चरण प्रारंभ होकर 90 वर्ष तक चलता है और 90 वर्ष के बाद वह वयोवृद्ध होता है और 120 वर्ष तक वह जी सकता है, बशर्ते कि स्वस्थ रहने की प्रक्रिया को वो जाने, पहचाने और अपने जीवन में उसको लागू करे। वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के जो आयुर्वेद में बातें बताई गई है, हमें जीना कैसे है, हमें अपने जीवन में किन किन चीजों का प्रयोग करना है। हम कुछ गलतियां प्रारंभ से ही करते हैं। प्लास्टिक का ब्रश यूज करते हैं, हमारा मुंह खराब हो जाता है, हमारा खान पान ठीक नहीं होता है, हमारा शरीर खराब हो जाता है। यदि हम नीम करण जैसे दातुन का प्रयोग करें तो हमारा मुंह ठीक रहेगा, लार्वा बनेगा। सुबह उठकर खाली पेट अगर हम पानी पीते हैं तो वो लार्वा पेट के अंदर जाएगा, पेट की आंतरिक स्थिति मजबूत होगी। पेट की आंतरिक स्थिति मजबूत होगी तो शरीर की एक एक कोशिकाएं मजबूत होगी, शरीर की एक एक कोशिकाएं, हड्डी और संपूर्ण त्वचा मजबूत होगी तो शरीर मजबूत रहेगा और हम 100 साल तक भी सक्रिय भूमिका समाज और देश के हित में कर सकते हैं। हमें ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्राकृतिक फलों को और सब्जियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, गो पालन को बढ़ावा देना होगा, प्लास्टिक जैसे जहर को अपने जिंदगी से निकालना होगा, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, रसायन हमारे जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु हैं। हम ज्यादा उपज कराने के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं, पर वो रसायन के प्रयोग से खेत में से जब रसायन का खाना हमारे पेट के अंदर जाता है तो हमें कमजोर करता है, बीमार करता है और धीरे धीरे हम तबाही के कगार पर चले जाते हैं। हमारे सोने और उठने का कार्यक्रम बहुत गंदा है। हमें सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए, प्राकृतिक स्तर पर जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, जीव जगत, जल, जमीन, जंगल को बढ़ावा देना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। पक्षियों को संरक्षण देना चाहिए। आज जो वायरस पूरी दुनिया में घूम रहा है, लोग अदृश्य वायरस से परेशान हैं, अपनी जिंदगी को मौत के सामने खड़ा पा रहे हैं। ऐसे वायरस को मारने वाला छोटे छोटे पक्षियों को हमने मारा है। हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के रेडिएशन ने हमारे वायरस को, पक्षियों को मारा है और छोटी पक्षियों के खत्म होने से तरह तरह के जहरीले कीटाणु और वायरस देश और समाज में सक्रिय हैं। हमें प्राकृतिक तौर पे उन पक्षियों को संरक्षित करना होगा, उनके संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना होगा। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। 1960 के आसपास एक सरफिरा शासक चीन में आया और उसने कहा
मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इतिहास में नाम दर्ज है। उस सरफिरे शासक ने कहा कि छोटी गौरैया चिड़िया 4 किलो अनाज खा जाती है, जिससे लाखों टन अनाज चीन का चिड़िया के पेट में चला जाता है, जो जनता के पास आना चाहिए था। और उस शासक ने चिड़िया मारो अभियान की शुरुआत की, लोगों को पुरस्कार देना प्रारंभ किया। 60 से लेके 62-63 ईस्वी आते आते 99% गौरैया और छोटी चिड़िया की हत्या कर दी गई चीन के अंदर। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि छोटे छोटे कीट पतंग, जहरीले कीट पतंग जिसे चिड़िया खाती थी, वो करोड़ों की तादाद में हो गए। लोग बीमार से मरने लगे और वो कीट पतंग फसलों पर लगने लगे और एकड़ के एकड़ फसल खेतों में ही जहरीले कीट पतंगों के लड़ने से पूरी की पूरी खेती बर्बाद होने लगी। और 64, 65, 66 ईस्वी आते आते चीन के अंदर भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रकृति में ईश्वर ने सबकी भूमिका सुनिश्चित की है। एक चिड़िया कीट पतंग को खाती है, उससे आपको बीमारी नहीं लगती। कीट पतंग से आपके जान की वो चिड़िया सुरक्षा करती है, कुछ दाने खाती है, आपके आंगन की शोभा बढ़ाती है। और उस कीट पतंगों को नहीं मारने की वजह से वो कीट पतंग आपको तो बीमार करते ही हैं, खेत के फसलों को भी बर्बाद और बीमार कर देते हैं। सारा का सारा वातावरण और सारी की सारी प्रकृति तबाह हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी जीव की हत्या मत करिए, भारत को स्वस्थ रहने दीजिए। अगर एक मधुमक्खी भी है तो वो भी फूल से रस लेकर हमें मधु देती है। सबकी जिंदगी में अपनी भूमिका है। भारत को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो पक्षी, कीट, पतंग सबको अपनी भूमिका में रहने दीजिए, जीव हत्या न करिए। आज मैंने आपसे बात की स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की। स्वस्थ भारत कैसे हो सकता है? जब सभी अपने अपने भूमिका में रहें, सबको अपनी अपनी भूमिका सुचारू रूप से करने दीजिए। आप बाजारू चीज़ों का प्रयोग न करें, प्लास्टिक से संबंधित चीज़ों का न करें। और मैं खुली तौर पे बार बार कह रहा हूँ, चीन से बनी हुई खिलौने, भोजन, प्लास्टिक में संबंधित सारी चीज़ों का बहिष्कार करें। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु चीनी उत्पाद बन चुका है। आपको सजग करने के लिए मैंने आज स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की अनिवार्यता बताई। और स्वच्छता को अपनाने में झिझके नहीं, पाठ्यक्रम में इसे लागू किया जाए। मैंने सरकार से भी मांग की है, सुझाव भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि व्यवहारिक रूप से स्वच्छता की शिक्षा, पक्षी संरक्षण की शिक्षा, प्राकृतिक संरक्षण की शिक्षा, गौ पालन की शिक्षा, छोटे छोटे कीट पतंगों के संरक्षण की शिक्षा, नदी नालों के संरक्षण की शिक्षा, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में आएगा, तभी भारत स्वच्छ भारत कहलाएगा। और आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता दोनों मिलकर पूरे भारत को सुदृढ़ करेंगे। भारत स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा तो पूरा देश प्रसन्न और स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आपसे अपील करता हूं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को अपनी जिंदगी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए इसमें अपनी भूमिका निभाएं। आज के लिए ही बस इतना। फिर इसकी अगली कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद दें। आज के लिए बस बिंदु भूषण दुबे आपसे इजाजत लेता है। नमस्कार, वंदे मातरम।